हेलो, गुड आफ्टरनून। संतोष, शिशुपाल, वैभव, रिंकू, अनुराग जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? योगेंद्र जय श्रीवास्तव जी, क्या मेरी वॉइस आप सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने लेक्चर पे आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? स्टैटिक जीके, ठीक है ना। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैटिक जीके। एक बात समझना सभी लोग, देखो बैच बाइलिंगुअल है, इसलिए ये मैंने पहली बार ऐसा किया है कि जो चीजें हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, ताकि ना हिंदी पढ़ने वाले को दिक्कत हो ना इंग्लिश पढ़ने वाले को दिक्कत हो। समझाऊंगा भी दोनों ही लैंग्वेज में, अक्सर वो नाम है। लेकिन जो मैं सबसे बड़ी बात आपके लिए रखना चाहूंगा कि ये स्टैटिक जीके का बैच मतलब मेरे लिए एक चैलेंज है। जानते हो क्यों चैलेंज है? मैं आप लोग को समझाना चाहूंगा। आपको भी पता है कि स्टैटिक जीके को कभी कोई कवर नहीं कर सकता, ये इतना बड़ा संसार है। लेकिन हम लोग रिस्ट्रिक्टेड स्टैटिक जीके पढ़ने जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जैसे रिवर सिस्टम ले लो, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप स्पोर्ट्स के ले लो। अब स्पोर्ट्स को क्या तुम मानते हो मेरे दोस्त, आप में से कोई भी कि स्पोर्ट्स कभी कोई पूरा पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और ये जो स्टैटिक जीके का बैच होगा, ये आप भारत का, एसएससी का, रेलवे का, जीडी का, एमटीएस का, सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी ऐसा एग्जाम दीजिए जिसमें स्टैटिक जीके आता हो, तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। दूसरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट, लेक्चर के दौरान आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। और मैं आपके कमेंट ओपन कर दे रहा हूं, 1 मिनट, और मैं जो बात पूछ रहा हूं उसका आप सब लोग आंसर करिएगा। क्या ये सच नहीं है कि स्टैटिक जीके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है मेरे भाई वन लाइनर। एक दो लेक्चर तो फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त सब वन लाइनर आएगा। तो यहां पे आपको आपका मन लगाना पड़ेगा हमारे साथ स्टैटिक जीके में, समझ रहे हैं ना। देखना, कई बार ऐसा होगा मेरे भाई कि तुमको लगेगा, देखो क्या क्या कमियां आएंगी। पहले मैं कमियों पे बात करूंगा, फिर अच्छाइयों को तो दुनिया देख लेती है यार, हमें अपनी कमियों पे पहले बात करना है। तो कमी ये आएगी दोस्त कि सब कुछ वन लाइनर के फॉर्म में आएगा, और तब ये महसूस होगा क्या यार क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन मेरी बात समझना दोस्त, वही वन लाइनर तो एग्जाम में आता है। मैं अपनी तरफ से 101% कोशिश करूंगा कि मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ूं। लेकिन दोस्त आप इस बात को याद रखना कि ये वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने आएगा। मैंने कोशिश किया है कहीं एमसीक्यू के माध्यम से, कहीं कॉन्सेप्ट, जो जैसा टॉपिक है मैं उस टॉपिक को उस तरह से हैंडल करूंगा, ठीक है। तो आप लोग आने वाले 10 दिन मेरा साथ 1 घंटे रोज पूरे मन के साथ दोगे। और जिस समय तुम लोग का मन उबे, भाई द वे बीच में अब ये अकबर बाबर की कहानी नहीं है मेरे दोस्त, ये मैथ का फार्मूला नहीं है जिसे समझाया जाएगा, ये रीजनिंग का ट्रिक नहीं है, ये स्टैटिक जीके का वन लाइनर है, जिसमें आपको अपने मन को आने वाले 10 दिन तक, 10 घंटे तक कंट्रोल में रखना पड़ेगा, तभी मार्क्स पाओगे। नहीं तो दोस्त गड़बड़ होता चला जाएगा, ठीक है ना। आने वाले 10 दिन 10 घंटे आपको अपने मन को मार करके चुपचाप पढ़ना है, ठीक है। शुरुआत करें आज के लेक्चर की। अब मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अच्छा, दूसरी बात जानो, ये जो लेक्चर होगा इसका सब पूरा रिकॉर्डेड रहेगा। जिनका भी लेक्चर छूट जाएगा उनको रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूं स्टैटिक जीके। मुझे जो अपनी बात रखनी थी मैंने रख दिया। 10 दिन 10 घंटे आपको अपना मन लगाना होगा, ठीक है ना। और हां, मैं सिर्फ वही जानकारी दूंगा जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। हम पे भरोसा रखना, ठीक है ना। संध्या जी कोई ना कोई मेरा टेलीग्राम चैनल आपको बता देगा, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। फिलहाल शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल शुरुआत करते हैं लेक्चर का। तो जैसा कि मैं, हाँ 10 दिन की क्लास है, बिल्कुल काजल जायसवाल जी, ये 10 दिन तक 9 से 10 दिन चलेगा, ठीक है ना। 10 दिन में बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं? भारत माता की जय कहकर ना, भारत माता की जय स्टैटिक जीके का शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। चलेगा कि अब देखो, अब ये बार बार क्वेश्चन मत पूछो कि सर किस किस एग्जाम के लिए। वो हर एग्जाम जिसमें स्टैटिक जीके आएगा आपके लिए ये इंपॉर्टेंट साबित होगा, ठीक है ना।
चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट आपके सामने आने जा रहा है, आप कोशिश करिएगा, मैं तो इसको एमसीक्यू के नाम से इसलिए ला दिया हूं ताकि आप लोगों को ये रहे कि मतलब सही है, ठीक है ना। एक सेकंड मैं पेन ले लूं जरा, इस पे लाइट कलर से लिखना पड़ेगा, इस वाले चलेगा। तो हम लोग करने जा रहे हैं आज रिवर सिस्टम से रिलेटेड अपने टॉपिक्स, ठीक है ना, एमसीक्यू के फॉर्म में। क्यों मैंने लाया, पहले तुम लोग आंसर भी करने की कोशिश करना। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर? रोहतांग पास, शेषनाग लेक, मानसरोवर या मापतुंग हिमानी? बताइएगा। चलिए आप जब तक आंसर करें मैं बता दे रहा हूं, सी मानसरोवर। अब हम लोग सिंधु नदी के बारे में डिटेल करेंगे। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका था, कोई फॉर्मेट तो अपनाना पड़ेगा ना। ये सिंधु नदी देखिए, सिंधु नदी, सिंधु नदी का जो सोर्स है, ठीक है ना, सिंधु नदी का जो ओरिजिन है या जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट इंपॉर्टेंट पहलू है चेमांग युंग डुंग ग्लेशियर, या फिर इसी को दोस्त आपके एक बार जीडी के पेपर में चेमांग युंग ग्लेशियर को बोखर चू हिमानी से, यहां से आपकी इंडस रिवर निकलती है, ठीक है ना, बोखर चू हिमानी से निकलती है। आपको बताएं ये जो सिंधु नदी है मेरे भाई, ठीक है ना, कल मैं पीपीटी का जो कलर है वो चेंज कर दूंगा, इसमें मुझे थोड़ा मजा नहीं आया, कल मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये जो सिंधु नदी है मेरे भाई, ये पूछता है कि भारत में ये कहां से प्रयोग एंट्री करती है, तो याद रखिएगा भारत में ये एंट्री कहां से करती है, तो आपको बताना पड़ेगा सर ये भारत में एंट्री करती है दमचौक नामक जगह से। दमचौक ये स्टैटिक पॉइंट है। पाकिस्तान में सिंधु नदी कहां से एंट्री करती है? चिल्लास नामक जगह से, और इसकी टोटल लेंथ है 2880 किलोमीटर। आपको बताएं कि ऋग्वेद में, आपको बता देते हैं ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार इसी सिंधु रिवर का ही नाम आया है, जिसको हम लोग इंडस के नाम से भी वर्तमान में जानते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है? चेमांग युंग ग्लेशियर, या फिर इसी को बोखर चू हिमानी भी कहते हैं। और भारत में ये एंट्री करती है दमचौक नामक स्थान से, ठीक है ना, नियर दमचौक, और पाकिस्तान में एंट्री करती है चिल्लास नामक स्थान से। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। कई बार स्टैटिक में पूछ देता है कि सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था, और इस सिंधु जल समझौता के अंतर्गत 80% पानी इसका पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% पानी इसका भारत उपयोग करेगा। इंडिया इसका 20% पानी उपयोग करेगा। भारत में ये जो आपकी सिंधु नदी है मात्र 2 जिलों में बहती है, एक लेह में और एक कारगिल, ठीक है ना। लेह और कारगिल ये मात्र 2 ऐसे जिले हैं दोस्त जहां सिंधु नदी बहती है, ठीक है ना। तो ये इसके पॉइंट। उसके अलावा जानो सिंधु नदी में फ्रॉम लेफ्ट साइड से जो जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, सहायक नदियां, और यहां पे आपके राइट साइड से, जिसे आप क्या कहोगे दाएं, और एक को आप कहोगे बाएं ओर से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई भी देख सकता है। अब इसमें आपको पूरा नहीं रटना है, मैंने ज्यादा भले दिया है, लेकिन आपको मुख्य रूप से रटना है। देखो इसको तरीका समझो, इसको स्टैटिक जीके में कैसे समझोगे। ये देखो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झांसकर और लूनी, ये सभी फेमस नदियां हैं। तो ऐसे याद रखो कि जितनी भी फेमस नदियां हैं सब लेफ्ट साइड से हैं, ठीक है। ऐसे याद रखो जितनी फेमस नदियां हैं सब लेफ्ट साइड से मिलती हैं, और आपके जो दाएं ओर से मिलने वाली है उनमें बस आपको 2 याद रखना है, 2 से 3। एक श्योक नदी याद रखना, एक गिलगित नदी याद रखना, और एक काबुल नदी, जो एग्जाम में पूछा है। अब मैंने स्वात नदी, कुनार नदी, कुर्रम, गोमल, झोप बताया है, बट आपको श्योक नदी, गिलगित नदी और काबुल, यही 3 याद रखना है। जबकि बाएं ओर से दोस्त झेलम, इनको हम लोग पंचनद भी कहते हैं, पंचनद, या फिर आपके क्या कहते हैं, इसी के किनारे पंजाब बसा, 5 नदियों के संगम पे ही पंजाब है। अच्छा, ये जितनी की जितनी सिंधु नदी के सहायक नदियां हैं, ये सब अगर ऐसे हम लोग मैप बना लें तो भारत से निकल करके जा करके ये जिस जगह पे सिंधु नदी से मैच कर जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिठान कोट। उस जगह को क्या कहा जाता है? मिठान कोट। यह भी कई बार पूछा है कि सिंधु की सारी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी पाकिस्तान में किस जगह जाकर के मिल जाती हैं? तो मिठान कोट। 80% पानी सिंधु जल समझौता के अनुसार ये उपयोग करेंगे,
20% पानी सिर्फ और सिर्फ भारत उपयोग करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। अब जरा समझना, सिंधु नदी में आपकी स्टैटिक जीके में पूछा था अंधी डॉल्फिन, ठीक है ना, मतलब वो आंखों से देख नहीं पाती, वो किसी भी दिशा में मूव करती रहती हैं। वो कई बार पूछता है कि सिंधु नदी डॉल्फिन को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अंधी डॉल्फिन मछली के भी नाम से जानते हैं। जबकि गंगेटिक डॉल्फिन जो होता है मेरे दोस्त, वो भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है, ठीक है ना, वाटर एनिमल भारत का क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन। लेकिन अगर आपसे पूछे अंधी डॉल्फिन कहां पाई जाती है, तो ब्लाइंड डॉल्फिन इन इंडस रिवर, ठीक है ना, सिंधु नदी में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिए, वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है, आपको बताना है वुलर झील से होकर कौन सी नदी बहती है, झेलम, रावी, चेनाब या सतलज। मैं सारी नदियों को एमसीक्यू के माध्यम से डिटेल कवर करूंगा, ठीक है ना। तो सर झेलम की यदि हम लोग बात करें तो ए ऑप्शन, ठीक है ना, वुलर झील से होकर कौन सी बहती है, झेलम नदी। अब जरा झेलम के बारे में जानो, यहां पे झेलम पीर पंजाल पर्वत से स्थित वैरीनाग नाम के समीप शेषनाग नाम के झील से निकलती है, ठीक है ना। द झेलम ऑरिजिनेट फ्रॉम द शेषनाग लेक नियर वेरीनाग, ठीक है ना, वेरीनाग से निकलती है और ये श्रीनगर के नजदीक पहुंचकर वुलर झील में गिरती है, श्रीनगर के। पाकिस्तान में ये झांग के नजदीक, ये झांग एक जगह है दोस्त, जैसे कि हम लोगों ने अभी इंडस रिवर या सिंधु रिवर में क्या पढ़ा कि भारत में वो दमचौक नामक स्थान से एंट्री करती है और पाकिस्तान में वो किस जगह से एंट्री करती है, चिल्लास नामक जगह से। उसी तरीके से ये जो झेलम नदी है वो पाकिस्तान में झांग की नामक जगह से चेनाब नदी से मिल जाती है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं लेफ्ट साइड से, एक नदी बस याद रखना है, पुंछ नदी। कई बार एग्जाम में पूछा है पुंछ नदी किसकी सहायक नदी है, हमेशा याद रखना सर झेलम की सहायक नदी है पुंछ नदी। उसके अलावा दाएं ओर से कौन कौन सी हैं, दाएं ओर से आपको बस एक नदी याद रखना है, किशन गंगा। तो मैंने आपको दो नदी बस आपको बताना चाहा कि आपको फ्रॉम लेफ्ट साइड पुंछ याद रखना है एंड फ्रॉम राइट साइड किशन गंगा। क्यों, क्योंकि किशन गंगा बहुत फेमस, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है जो झेलम नदी के ऊपर है और विवादित है, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी भी है झेलम की। झेलम नदी को हम लोग प्राचीन समय में बितस्ता कहा करते थे, क्या कहते थे, बितस्ता। इसी झेलम नदी के ऊपर वुलर झील है और मानस बल झील है और गंगा बल झील है, ठीक है ना। वुलर झील, मानस बल झील और गंगा बल झील। इसके ऊपर कौन कौन से बांध मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्त जो मैं आपको बता रहा हूं, मंगला बांध, उरी बांध, त्रिमू बांध। ये मंगला बांध भारत और पाक के बीच में विवादित है, इसलिए अक्सर पूछता है। उरी वाली घटना होने के बाद उरी बांध आपसे पूछ देगा किस नदी पर है, तो आपको बताना पड़ेगा सर झेलम नदी पे है। इसी झेलम की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा, यही सबसे बड़ी हेल्पिंग ट्रिब्यूटरी थी ना, सहायक नदी थी ना, इसी के ऊपर। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहां है, तो आपको बताना होगा सर ये झेलम नदी के ऊपर है। किशन गंगा कहां है, तो आपको बताना पड़ जाएगा कि सर ये झेलम नदी के ऊपर है। उसके अलावा आपको बताएं इसी झेलम के ऊपर आपके तुलबुल परियोजना है, कौन सी है, तुलबुल, वहां तुतकल लिखा है लेकिन वो होगा तुलबुल, ठीक है ना। इसी झेलम के ऊपर कौन सी परियोजना है, तो तुलबुल परियोजना है, ठीक है ना। तुलबुल खूब पूछता है, झेलम के अलावा इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो पूछे। तो आपको किशन गंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना जरूर याद रखना है, यहां भी इसको तुलबुल कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी आप इसको तुलबुल कर दीजिएगा, ठीक है ना, तुलबुल कर दीजिएगा। क्लियर यहां पे। आइए अगले पे जाते हैं। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है। याद रखना इस चेनाब नदी से जो सबसे ज्यादा स्टैटिक का पोर्शन पूछता है वो पूछता है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती प्रोजेक्ट। दुलहस्ती परियोजना किस नदी के ऊपर है, तो चेनाब नदी के ऊपर ही है, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो चेनाब नदी से जो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानी जाती है, चंद्रभागा के नाम से। किस नाम से, चंद्रभागा के नाम से। अब जरा हम लोग देखते हैं चेनाब रिवर के बारे में, ठीक है ना। और ये दुलहस्ती प्रोजेक्ट आपको ध्यान रखना होगा। देखिए
बाड़ा लाचा दर्रा, दर्रा की इंग्लिश क्या होती है? पास। इन बोथ साइड ऑफ बाड़ा लाचा पास चंद्रभागा, चंद्रा एंड भागा, एक साइड इसको चंद्रा और एक साइड भागा नाम की है एज टू रिवर, दो नदियां हैं, बोथ ऑफ विच आर नोन एज चंद्रा भागा एट तांडी नियर केलोंग। एक्चुअली ये दो अलग अलग नदियां हैं, एक नदी का नाम है चंद्रा और एक नदी का नाम है भागा। ये दो नदियां केलांग नामक जगह पे तांडी में आकर के चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना, ये पहले याद रखना। इस चेनाब नदी के ऊपर पाकदुल बांध बहुत फेमस है, ये जीके में खूब पूछता है, पाकदुल बांध कहां है, सलाल प्रोजेक्ट कहां है और दुलहस्ती प्रोजेक्ट कहां या दुलहस्ती बांध कहां है। तो आपको ये सब याद रखना होगा कि ये सब किसके ऊपर है आपके, तो आपके चेनाब नदी के ऊपर है, ठीक है ना। उसके अलावा देखो सहायक नदियां, वही चंद्र और भागा इसकी सहायक नदियां हैं। परियोजना दुलहस्ती बगलिहार परियोजना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, दुलहस्ती बगलिहार और आपके कीरू क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सीजीएल के एग्जाम में, ठीक है ना, सीजीएल के एग्जाम में और आपके वो जो एक एमटीएस के एग्जाम में कई बार, मतलब यूं कह लो एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछा है कि कीरू क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किस पे है। तो सर अब याद रखना होगा कि ये अपने चेनाब रिवर के ऊपर है, ठीक है ना। चेनाब को हिमाचल प्रदेश में आशंका दा दरिया भी कहते हैं। आशंका दा दरिया मतलब जैसे नहीं होता कि आशंका है कि ये बाढ़ ला ही देगा, कुछ भी कभी भी कर देगी, मतलब जिसको हम लोग कह सकते हैं सरप्राइजली ये नदी कभी बाढ़ ला देती है, कभी कुछ भी कर देती है, आप किनारे खड़े हैं बड़ा ज्यादा इसका पानी उछाल ले लेगा। तो आशंका दा दरिया हम लोग चेनाब रिवर को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सर चेनाब रिवर को हम लोग आशंका दा दरिया कहते हैं। अच्छा, चेनाब रिवर का आप लोग में से कमेंट बॉक्स में जाके जरा बताइएगा प्राचीन नाम क्या है चेनाब रिवर का। सर एक बैच मैंने 2 बार, कोई बात नहीं ओमकार, मैं उसको देख लूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। जरा बताइएगा इसका क्या हो जाएगा राइट, कमेंट करो ना सभी लोग। अस्कनी, बहुत बढ़िया, एक लोग शुभम गोलू ने किया, बहुत बढ़िया, अस्कनी ही होगा दोस्त, ठीक है ना। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी है। चलो, तो हम लोगों ने 3 नदी के हाइड्रोइलेक्ट अभी देखे और अगला क्वेश्चन पे जाएंगे। अस्कनी, किस नदी को स्थानीय बोली में रौली भी कहते हैं? मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन भी ऐसे फ्रेम किए हैं कि आपको, मैं देखो मेरा मूल उद्देश्य तो है कि एमसीक्यू के माध्यम से आपको डिटेल दे देना उस नदी का, लेकिन एक एक क्वेश्चन भी ऐसा फ्रेम किया कि आपको सोचना पड़ जाए। ईमानदारी से बताओ, तुक्का न लगा करके किसको किसको याद है, ठीक है ना, किसको किसको याद है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड रोली इन लोकल डायलेक्ट, तो इसको हम कहते हैं रावी रिवर को, रावी। अब रावी के बारे में जानो। ओरिजिन नियर रोहतांग पास इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ये निकलती है, ठीक है ना। वैदिक नेम इसका क्या है? परुषणी, वैदिक नेम इज परुषणी। और अगर संस्कृत लिटरेचर में इसका नाम लोगे तो इसी नदी को इरावती नदी कहा गया। ये मुझे लगता है बहुत कम लोग को पता होगा, और इसमें और इरावदी में कंफ्यूज मत होना। जो वो इरावदी रिवर है, इरावदी रिवर, ये एक इरावदी नाम की रिवर दोस्त म्यांमार में बहती है, और म्यांमार कंट्री में इसको हम लोग उसकी लाइफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर कभी लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार, तो अब आपका आंसर हो जाएगा लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार इरावदी, बट दिस इज नॉट दैट इरावती, ये इरावती है। संस्कृत साहित्य में इसे हम क्या कहते हैं? इरावती नदी कहते हैं। रावी नदी धौलाधार पर्वत, हिमालय का जो धौलाधार रेंज है वहां से निकलती है। रावी रवेड़ी नामक स्थान से पंजाब में प्रवेश करती है, ठीक है। तो हमको यहां से 3 बातें याद रखना होगा। कांगड़ा जिले के रोहतांग पास से इसका क्या है? ओरिजिन है। दूसरा, इसका प्राचीन नाम परुषणी है वैदिक काल में। इसको हम लोग इरावती के नाम से भी संस्कृत लिटरेचर में पाते हैं। ये धौलाधार पर्वत रेंज से निकलती है, ठीक है ना। और रावी नदी जो है ये रवेड़ी नाम के, और इसका जो हम लोग इसी रावी नदी किनारे अगर इसको हिस्टोरिकल लेके जाएं तो आपके ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है हम लोगों को कि ऋग्वेद के आपके 7वां मंडल, ऋग्वेद के 7th मंडल में, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, ऋग्वेद के 7th मंडल में इसी रावी नदी के किनारे एक बैटल हुआ था जिसे हम 10 किंग बैटल या 10 राग युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना।
10 किंग बैटल, या फिर हम लोग इसको और क्या कहते हैं, इसको हम लोग 10 राज्य युद्ध भी कहते हैं, इसी रावी नदी के किनारे हुआ था। और तब चूंकि ये ऋग्वेद में वर्णन था, तब इसका नाम था परुशनी नदी के किनारे। एक राजा सुदास थे और विश्वामित्र, उनके बीच में लड़ा गया था। समझना जरा, सिंधु नदी के 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो रावी। वो है ना, झेलम, ब्यास, सतलज, ये सब उसकी सिंधु की, इंडस रिवर की सहायक नदियां हैं। और उन ट्रिब्यूटरीज में सब, अब ये भी क्वेश्चन स्टैटिक में बना के पूछ देगा कि सिंधु नदी की 5 हेल्पिंग नदी हैं, उनमें सबसे छोटी कौन है, तो रावी है, ठीक है ना। इसके किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश का चंबा और भरमौर शहर, ठीक है ना। याद रखना, ये रावी नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में जाती है, फिर झांग जिले की सीमा में ये पाकिस्तान में एंट्री कर जाती है। चमेरा जल विद्युत परियोजना कहां पे है, तो भाई याद रखेंगे, रावी नदी के ऊपर चमेरा जल विद्युत परियोजना है। इसी नदी के ऊपर मेरे भाई रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट भी है, रावी के ऊपर ही कौन सा है, रंजीत सागर बांध परियोजना है, जो कि पंजाब में पड़ता है। तो चमेरा जल विद्युत परियोजना एक आपको ये याद रखना है, रंजीत सागर जल विद्युत परियोजना ये याद रखना है जो पड़ती हैं। इसकी सहायक नदियां अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, किसी भी एग्जाम में रावी की मैंने नोटिस नहीं किया है कि सहायक नदियों को पूछा हो, तो उसके लिए परेशान भी नहीं होना है। देखो भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको स्टैटिक जी के आज का तो टॉपिक फिर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा, कल कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, मतलब ऐसे ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे स्टैटिक जीके की बातें बताऊंगा कि आप कहोगे हाँ सर, इनको तैयार करना जरूरी है। इवन कि मैं जानता हूं ये नदियां आप लोग एक बार थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन आज अपडेट होकर के निकलोगे। निम्नलिखित में से ब्यास किसकी सहायक नदी है, ब्यास, सर ब्यास सहायक नदी पड़ जाती है आपके सतलज की, ठीक है ना। ब्यास सहायक नदी किसकी पड़ती है, सतलज की। अब जरा हम लोग पढ़ेंगे ब्यास का नदी के बारे में। तो ब्यास नदी को हम लोग संस्कृत वाग्मय, संस्कृत लिटरेचर भी इसको कह सकते हो, संस्कृत साहित्य या संस्कृत वाग्मय में, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, संस्कृत साहित्य, ठीक है ना। इसका नाम क्या पड़ता है, विपाशा, लेकिन हम लोग वैदिक नेम इसका ओरिजिनली है अर्जिकिया, लेकिन ये हम लोग कहीं नहीं पढ़े। हम लोग वैदिक नेम में भी इसको मैं खुद कई बार विपाशा बताया हूं, लेकिन याद रखना इस नदी को अर्जिकिया भी कहा जाता है, ठीक है ना। और उरिष्ठजरा के नाम से भी इसे जानी जाती है। अब सोचो, आज के पहले दोस्त आपसे यदि ईमानदारी से बताओ पूछ देता कि अगर ये ऑप्शन में न देता, मान लो विपाशा तो कुछ लोगों को पता भी रहता है, आपसे कह देता कि इसका एक अन्य नाम है, तो क्या आपको उरिष्ठजरा भी पता था या अर्जिकिया भी पता था, संभवतः नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा, 2-4 लोग को तो मैं मान लो एक्सक्यूज करके ही चलता हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है ना। ब्यास नदी के ऊपरी भाग को हम लोग ऊंची कहते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी के पेपर में कि ऊंची क्या है, और ऑप्शन में था कि ब्यास नदी का जो अपर पार्ट ऑफ द ब्यास रिवर है उसे हम लोग ऊंची कहते हैं, और यहां रहने वाले लोगों को हम लोग झेचा कहते हैं, ठीक है ना। जो व्यास रिवर है उसके ऊपर जो रहते हैं, मतलब ये झेचा लोग कहां रहते हैं, ये झेचा लोग सर ऊंची नामक जगह पे रहते हैं। अब ये बात जरूर ध्यान रखना व्यास रिवर से, ठीक है ना। उद्गम स्थल ये सब आप जियोग्राफी में भी देख लेते हो, भाई है जियोग्राफी में रिवर सिस्टम, लेकिन अब आपको याद रखना है कि द अपर पार्ट ऑफ द ब्यास, वैसे BEAS कर दो, ब्यास रिवर इज कॉल्ड द ऊंची, ठीक है ना। और वहां रहने वाले व्यक्तियों को झेचा कहा जाता है, ठीक है। ये ब्यास के बारे में। ब्यास नदी के ऊपर कड्डी दा पुल रेल पुल है। ये पूछता है आपके कि कड्डी दा पुल किस नदी के ऊपर स्थित है, ये नेम है, कड्डी दा ब्रिज ये नेम है, तो कड्डी दा पुल एक रेल ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है जो ब्यास नदी के ऊपर ही स्थित है। कांगड़ा जिले का पौंग बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोंग बांध, मैं इंपॉर्टेंट 2 बार इस पे लिखूंगा, भैया ये पूछता ही पूछता है कि पोंग रिजर्वायर कहां पे है, तो ब्यास नदी के ऊपर है, ठीक है ना। इसी को पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम इसके ऊपर है। हम लोग इसको पंडोह बांध, और एक पंडोह नाम का बांध है वो भी ब्यास नदी के ऊपर है। तो ब्यास नदी से आपको ये चीजें थोड़ा सा क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि भाई ब्यास नदी का क्या किस तरीके से है, ठीक है। आइए अगला,
ब्यास नदी देखो कितनी मतलब कि लंबी चौड़ी है। ब्यास नदी को कुल्लू घाटी भी कहा जाता है। जो कुल्लू की घाटी पड़ती है वो ब्यास नदी के ही घाटी में पड़ती है। ब्यास सतलज की सहायक नदी है जो कपूरथला पंजाब के निकट हरिके नामक स्थान पर मिलती है। व्यास की सहायक नदियां आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, मैंने लिख दिया कि भाई जिसका मन हो वो याद कर ले, लेकिन व्यास की सहायक नदी अभी तक नहीं पूछा। हाँ, व्यास की सहायक नदियों में तो नहीं, लेकिन व्यास नदी के किनारे यह कुल्लू बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, ठीक है ना। ये जरूर पूछ देता है कि कुल्लू पर्यटक स्थल किस नदी के किनारे बसा है। अब आज के बाद याद रखेंगे, व्यास नदी के किनारे आपके क्या बसा हुआ है, व्यास नदी के किनारे कुल्लू। लोग कहते हैं ना कुल्लू मनाली जाएंगे, और अगर पूछ दिया जाए कि ये कुल्लू घाटी किस नदी के वैली में पड़ता है, या फिर जो आपका किस शहर के नदी के किनारे कुल्लू है, तो दे बिकम फॉरगेट, अरे यार अब इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इस वाली स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हिंदी छोड़िएंगे। देखो एक है शिवानंद भारसे जी, वो बोल रहे हैं हिंदी छोड़िए इंग्लिश में बोलिए सर जी। दोस्त ये बैच बाइलिंगुअल है, इसीलिए मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में किया है, ताकि आप जब अगर आप इतना बोल पा रहे हो हिंदी छोड़िए इंग्लिश में बोलिए सर जी, इसका मतलब है कि आपको हिंदी समझ में आती है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको थोड़ा ध्यान से, शिवानंद जी थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। चलिए, और आपको शिवानंद हम कमेंट दिखा दें एक, आप नहीं, मैं इंग्लिश में शिवानंद इसको पूरा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये बैच बाइलिंगुअल है। देखो तुम्हारे नीचे कमेंट आ गया नागेंद्र का, हिंदी में बोलिएगा सर, समझ रहे हो ना। तो मैं दोनों ही लैंग्वेज में बोलता रहूंगा, ठीक है ना, जहां जिसकी जरूरत होगी मैं दोनों में बोलता रहूंगा, ठीक है ना। ठीक है, मैं बोल दूंगा शिवानंद, इतनी बात मैं आपकी मान लूंगा, ठीक है। देवानंद राय, शिवानंद, मैं आपकी इतनी बात जरूर मानूंगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलो आते हैं अगले पोर्शन पे। तो ये रहा, लुधियाना एवं फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसे हैं। लुधियाना एंड फिरोजपुर आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कहा, किस नदी के किनारे बसे हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया। सर लुधियाना और फिरोजपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। सतलज नदी के किनारे लुधियाना और फिरोजपुर बसे हैं। इसका मतलब है कि अब हम लोग को सतलज नदी के बारे में पढ़ना है। आइए सतलज पे देखते हैं। सतलज, मानसरोवर, नियर मानसरोवर, राकसताल, राकसताल इट इज अ प्लेस नेम, राकसताल नामक जगह से ये नदी निकलती है। कौन सी, आपकी सतलज। यह पूर्ववर्ती नदी है, मतलब ये एक ऐसी नदी है कि आपके अर्लियर रिवर भी इनको बोलते हैं, जो हिमालय को काटकर सिपिकला पास, सिपिकला पास से एंट्री करती है। ये आपसे एक ही बार आज तक एग्जाम में पूछा है कि सतलज नदी कहां से एंट्री करती है। तो जो सतलज रिवर है वो सिकिपला पास से एंट्री करती है। इसका वैदिक नेम क्या है, तो सतुद्री है। वैदिक नेम क्या है, सतुद्री, ठीक है ना, वैदिक नेम। अब सतुद्री को इंग्लिश में भी आप सतुद्री ही कहोगे। सतलज का जो वैदिक नेम है वो आपके क्या है, सतुद्री है। और तिब्बत में हम इसी नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, लांगचेन खंबाब। याद रखना, अगर कभी पूछे कि सतलज नदी को हम लोग तिब्बती भाषा में लांगचेन किस नाम से जानते हैं, तो लांगचेन खंबाब नाम से हम सतलज नदी को जानते हैं तिब्बत में। अगला पॉइंट देखिए, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल होना चाहिए यार, हिमाचल। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना, सबसे लंबी नदी सतलज है। अब ऐसा भी फैक्ट पूछ देता है, ठीक है ना, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सतलज इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद स्पीति नदी सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। स्पीति इज द मतलब मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर। सतलज के ऊपर के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा पूछता है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, नाफ्था झाकरी प्रोजेक्ट, कोल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, सरहिंद प्रोजेक्ट। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन सतलज, भाखड़ा नांगल, नाफ्था झाकरी, कोल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, नहर प्रोजेक्ट और सरहिंद प्रोजेक्ट, ये पांच के पांचों, ऑल 5 आर इंपॉर्टेंट। देख लेना, यही सब आज जो आप लोग लग करके पढ़ रहे हो ना, यही आपको नंबर दिलवाएगा। लेकिन इसका रिवीजन भी जरूरी है कि इन पांचों को आपको याद करना पड़ेगा, सतलज पे है। उसके अलावा भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में जानो, क्योंकि ये कई बार पूछता है। इसकी नींव, इसका फाउंडेशन किसने रखा था, तो फाउंडेशन लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, भाखड़ा नांगल परियोजना का, ठीक है ना।
उसके अलावा इसके बारे में जानो, ये सेस्मिक जोन में है, भूकंपीय क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध आपका कौन है? भाखड़ा नांगल। ठीक है ना, विश्व का भूकंप वाले क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा ग्रेविटेशनल बांध भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपको सतलज से याद रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि हम लोग इस सतलज नदी की बात करें तो अच्छा, कभी कभी यही पूछ देता है कि ये जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है ये किन किन राज्यों को फायदा पहुंचाता है? तो पंजाब को पहुंचाता है, राजस्थान को पहुंचाता है, हरियाणा को, और एक राज्य याद रखना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश को भी ये सिंचाई देता है। मतलब इसके पानी से, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट के पानी से आपके हिमाचल प्रदेश भी लाभान्वित होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके अलावा इसके पीछे गोविंद सागर झील है, भाखड़ा नांगल के पीछे, मतलब इस नदी के पीछे गोविंद सागर झील है। इसकी सहायक इंदिरा गांधी परियोजना है, जिसमें राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर विकसित की गई है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर है। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी नहर, बस आप सतलज नदी याद रखो, इससे ज्यादा याद रखने को कुछ नहीं कहेंगे। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज मरु गंगा या मरु जीवन रेखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को हम लोग मरु गंगा अथवा मरु जीवन रेखा भी कहते हैं। तो ये पॉइंट निश्चित याद रखना, इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट which is situated on Satluj river, it is also called as मरु गंगा और मरु जीवन रेखा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा या मरु जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसमें से कितने लोगों को याद था कि इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट आल्सो नोन एज मरु गंगा? नहीं 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 नहीं, किसी को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी को कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, सब कुछ रिकॉर्डेड हो रहा है, जब तक वैलिडिटी रहेगी ये आपके पास रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, मैं एक बार आपको कमेंट ओपन कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने 5-6 चीजें पढ़ी, ईमानदारी से बताओ नई चीजें मिल रही हैं कि नहीं, और कुछ स्टैटिक में अपडेट हो रहा है कि नहीं, बताइएगा। नई चीजें मिल, देखो दोस्त, मैं ये मानता हूं ये अकबर बाबर की कहानी नहीं है जिसमें आपका मन लगेगा, आपको मन लगाना पड़ेगा दोस्त। यही 6 से 7 नंबर आपके पेपर में रहता है। ठीक है ना, और मैं विश्वास दिलाता हूं दोस्त, मेरा भरोसा करना भाई, बाबर अकबर न्यूटन्स लॉ पढ़ाने में सबका मन लगता है और पढ़ने में, लेकिन इस तरीके की चीजों में ना, अभी जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा ना, मैं कह सकता हूं वन लाइनर होता जाएगा। ठीक है ना, तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यार मन लगाना 10 दिन। ठीक है ना। चलिए, कमेंट ऑफ कर रहा हूं और बोल रहा हूं। और देखो यार, इंसान हूं, ये नहीं होगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों में लगातार बोलता रहूं। मैंने इसीलिए नोट्स नहीं, नोट क्या करोगे श्रीमान, इसको नोट मत करिए साइमा जी, ये तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है ना, आपको रिकॉर्डेड वीडियो ये मिल जाएगी। चलिए, गंगा नदी का स्रोत गंगा हिमनद किस प्रतिष्ठित स्थल के निकट है? ठीक है ना, गंगा नदी का जो स्रोत है, द गंगोत्री ग्लेशियर द सोर्स ऑफ गंगा रिवर इज क्लोज टू विच फेमस पिलग्रिम साइट, किस तीर्थ स्थल के नजदीक है? देखो, क्वेश्चन पूछने का चाहता तो मैं सीधा इसका पूछ देता कि गंगा नदी का स्रोत कहां है, समझ रहे हो ना, लेकिन क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर घुमाएगा तो हम लोग भी उसको पकड़ पकड़ के पढ़ेंगे। ये बात बस मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, बताइएगा कहां पे है? तो सर ये है आपके ए ऑप्शन, केदारनाथ। ठीक है ना, केदारनाथ के पास है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई कि सर आइए थोड़ा सा गंगा के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, ये उद्गम, ओरिजिन, गंगोत्री नियर गोमुख इन उत्तराखंड इज नोन एज द भागीरथी फ्रॉम हिमानी। जब गंगा नदी अपने स्रोत से निकलती है तो उस समय उसका नाम गंगा नहीं रहता, इट इज नोन एज भागीरथी। इनिशियली गंगा नोन एज भागीरथी, शुरुआत में गंगा नदी जब गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है, एट दैट टाइम द नेम ऑफ गंगा इज भागीरथी। वो तो अलकनंदा नदी से, जब एक प्लेस है देवप्रयाग, जब ये गंगा नदी देवप्रयाग नामक जगह पे अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, तब इन दोनों को जुड़ जाने पे वी कॉल्ड एज गंगा। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग इसको क्या कहते हैं? गंगा नदी कहते हैं। ठीक है ना। अलकनंदा नदी का एक बार पूछा था कि सोर्स ऑफ अलकनंदा, ओरिजिन ऑफ अलकनंदा, तो संतोपथ एक प्लेस का नाम है, संतोपथ ग्लेशियर या हिमानी। ठीक है ना, अगर कभी आपसे पूछ दे एग्जाम में कि अलकनंदा नदी, द सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर इज संतोपथ
Himani or Santopad glacier near the place Alkapuri. There is a certain place, एक जगह का नाम है अलकापुरी। अलकापुरी में एक संतोपथ नाम का ग्लेशियर है, वहां से अलकनंदा नदी निकलती है। ये अलकनंदा और भागीरथी आपस में देवप्रयाग नामक जगह पे ज्वाइंट टुगेदर, आपस में मिल जाती हैं। व्हेन अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइंट टुगेदर एट देवप्रयाग, दे नोन एज गंगा। सबसे बड़ा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो गंगा का भारत में है, ठीक है ना। सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? गंगा का ड्रेनेज सिस्टम है। अब देखिए, पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से बाएं तट पर, जबकि दाहिने तट पर मिलती है। दक्षिणी पठार जाकर सीधे गंगा मिलना नदी टोंस और सोने। अच्छा हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी ये वाला आपसे पूछेगा कि ऐसे, जैसे ये मान लीजिए हम लोग साउथ इंडिया का पोर्शन बना दें, ठीक है ना, साउथ इंडिया, और इधर आपको पता है ये हम लोग ऐसे कर, गंगा नदी आपके इधर से निकली और ये नदी इधर होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में आ जाएगी। बे ऑफ बंगाल में आपकी गंगा रिवर। साउथ इंडिया की साइड से कौन सी नदी आकर के इससे मिलती है ये पूछता है। याद रखिएगा, सोन रिवर। गंगा रिवर से सोन रिवर साउथ साइड से आकर के मिलती है। तो सोन रिवर ये कई बार, और कहां पे मिलती है? तो बिहार के पटना नामक जगह पे। बिहार के पटना नामक जगह पे सोन एकमात्र, हालांकि यहां टोन्स भी है, एकमात्र ऐसी है जो दक्षिण से फ्रॉम साउदर्न प्लेटू से आकर के गंगा से मिलती है। अदरवाइज सब किधर से मिलती हैं? तो राइट साइड से मिलती हैं। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। गंगा रिवर बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश गंगा नोन एज पद्मा, ठीक है ना। गंगा इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश एंड ब्रह्मपुत्र इज नोन एज जमुना। हालांकि हम लोग ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र में पढ़ लेंगे, ब्रह्मपुत्र को। और जब यही पद्मा और जमुना ज्वाइंट टुगेदर, देन इट इज नोन एज मेघना। पद्मा और ब्रह्मपुत्र या जमुना जब आपस में मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं? द ज्वाइंट फ्लो नोन एज मेघना। द ज्वाइंट फ्लो नोन एज मेघना। एक बार के पेपर में पूछा था ये क्वेश्चन कि जिसको आप ब्रह्मपुत्र कह रहे हो वो तो जमुना है बांग्लादेश में, जिसको आप गंगा कह रहे हो वो तो पद्मा है। ये जमुना और पद्मा किस जगह पे बांग्लादेश में एक हो जाती हैं? रिमेंबर द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज चांदीपुर, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना। ये यार, ये जो क्वेश्चन है ये CHSL के एग्जाम में और भी SSC के कई एग्जाम में पूछा है। जैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी पे वो पांचों किस जगह पे मिलती है? झेलम, ब्यास, सतलज, वो सब मिलती हैं मिठान कोट पे ना। तो आपसे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जमुना और पद्मा या ब्रह्मपुत्र और गंगा किस जगह मिलती हैं? तो रिमेंबर दैट चांदीपुर, चांदीपुर नामक जगह पे मिलती हैं। मुझे लगता है आज पहली बार लोगों को, कई लोगों को पता चला होगा कि सर चांदीपुर नामक जगह मिलती है। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, दैट इज सुंदरबन डेल्टा, ठीक है ना। ये बड़ी जनरल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ऊपर वाली लाइन खास करके, अब मेरे भाई आपको चांदीपुर जरूर याद रखना और इनके अल्टरनेट नेम, ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन, ये डॉक्टर हैरन ने गंगा जल में बैक्टीरियोफेज की खोज की थी कि गंगा जल क्यों नहीं सड़ता है। तो उन्होंने बताया था कि गंगा में बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसकी वजह से गंगा का पानी क्या होता है? कभी भी सड़ता नहीं है। ये गंगा की सहायक नदियां हैं, हेल्पिंग ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट से कौन कौन आती है? लेफ्ट से अक्सर आपसे पूछता है गोमती, गंडक और आपके कोशी, ठीक है ना। यही 3-4 लेफ्ट से पूछता है। और अगर आप राइट से बात कर दोगे, यमुना पूछता है, क्योंकि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तमसा या टोन्स और सोन, ये दो ऐसी नदी हैं जो गंगा से किधर से आके मिलती हैं? साउथ से। पुनपुन एक आध बार पूछा है, ये वही फल्गु नदी है जिसके किनारे आप लोगों को याद हो, फल्गु या निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वही फल्गु नदी है, ठीक है ना। गंगा के ऊपर फरक्का और टिहरी डैम पड़ता है, फरक्का बांध और टिहरी बांध, और भीमगोडा। देखो फरक्का और टिहरी, 100 लड़के एग्जाम देने जाएंगे ना, तो मैं बता रहा हूं 80 लड़कों को, 80 कैंडिडेट्स रिमेंबर दैट फरक्का एंड टिहरी डैम ऑन भागीरथी और गंगा। भागीरथी ही गंगा है ना। लेकिन भीमगोडा एक बार पूछा है दोस्त, 1 से 2 बार, और इन्हीं 80 लोगों को नहीं याद था, 20 लोगों को याद था कि भीमगोडा आल्सो सिचुएटेड ऑन गंगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा। गंगा के ऊपर रामगंगा प्रोजेक्ट, टनकपुर प्रोजेक्ट,
गंडक प्रोजेक्ट और रिहंद सागर प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, ये अगला देखिए, गंगा के किनारे बसे हुए शहर इलाहाबाद, वर्तमान में दिस इज नोन एज, नाउ करेंटली इट इज नोन एज द प्रयागराज, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज, वाराणसी, सोनपुर बिहार का जो मेला लगता है, ऋषिकेश, फतेहगढ़ और शुक्लागंज। ठीक है ना, ये सब गंगा के किनारे हैं और मुझे नहीं लगता कि गंगा के किनारे बसे हुए शहरों को आप भूलोगे। ठीक है, अगला, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है? विच वन एक्ट्स एन आर्बिटर बिटवीन द यमुना एंड सोन? बताइएगा, यमुना और सोन के बीच में बी ऑप्शन कैमूर श्रेणी, कैमूर माउंटेन रेंज इन दोनों के वाटर को बांटता है। अब जरा देखो, अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? यमुना की बात करने जा रहे हैं। उसी का वैदिक नेम क्या है? कालिंदी। ठीक है ना। यमुना नदी कहां से निकलती है? उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट के बंदरपूछ नामक रेंज से यमुना नदी निकलती है। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर काशी, उत्तर काशी में एक यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है। फ्रॉम बंदरपूछ रेंज, बंदरपूछ इट इज अ प्लेस नेम, वहां से आपकी यमुना निकलती है। कालिंदी नदी, भगवान श्री कृष्ण के समय यमुना को कालिंदी के भी नाम से जाना जाता था, वेदों में इसका कालिंदी नाम से जिक्र मिलता है। अच्छा, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? सहायक नदी ज्यादा नहीं पूछता है, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा। यमुना कहां पे गंगा से मिलती है? प्रयागराज, इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिलती है। यमुना के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में आगरा, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो सर आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है ना, सिकंदर लोदी ने। इलाहाबाद को भी आप कह सकते हो कि गंगा और यमुना दोनों के किनारे है। मथुरा भी यमुना, दिल्ली भी, दिल्ली अक्सर जो पूछता है, एक दोस्त आगरा का पूछता है, एक दिल्ली का, कि ये दोनों किस नदी के किनारे बसे हैं। बाकी नहीं इतना ज्यादा पूछता है। इलाहाबाद का जब पूछता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन में आपको गंगा देता है, इलाहाबाद या प्रयागराज। ठीक है ना। दिहांग किस नदी पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? अब हम लोग डिटेल करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र का। अब जरा बताओ, कई बार पढ़े होगे ना कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको हम लोग दिहांग भी कहते हैं, बिहांग भी कहते हैं, तसांगपो भी कहते हैं, और भारत में असम में उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। लेकिन अगर उसी नदी का पूछ दिया कि दिहांग नदी किस स्थान पे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तो लोग पागल हो जाएंगे और कहेंगे सर ए सदिया। ठीक है ना, एक्चुअली सदिया इट इज अ प्लेस इन असम, और दिहांग नदी ये रहती है मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश। देखो होता क्या है, अगर हम लोग ऐसे मैप लें सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ऊपर वाले पोर्शन का, ठीक है ना, तो ऐसे ले लेते हैं, यहां से ये नदी जब भारत के बाहर तिब्बत से निकलती है तो इसका नाम रहता है तसांगपो, तसांगपो। ठीक है ना। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, और जब ये अरुणाचल प्रदेश से आगे असम में एंट्री करती है तो असम में ये सदिया नामक डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है, और जैसे ही असम में आती है इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को असम की लाइफलाइन या असम का शोक भी कहते हैं, सॉरो ऑफ असम भी कहते हैं, असम का शोक भी कहा जाता है, सॉरो ऑफ असम, या फिर इसे लाइफलाइन ऑफ असम भी कहा जाता है। अगर बाढ़ ला दे तो सौरो हो जाता है, बाढ़ न लाए सिंचाई दे तो लाइफ लाइन ऑफ असम भी आप किसको कहते हो? लाइफ लाइन ऑफ असम भी आप ब्रह्मपुत्र को कहते हो। आइए ब्रह्मपुत्र के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश, इन सब में आपके तिब्बत होना चाहिए, ठीक है ना, इन सब में फ्लो करती है। इस चीन में इसे सांगपो या यरलुंग जंगबो के नाम से भी जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और यही जमुना जब मिल जाती है पद्मा से, किस जगह पे मिलती है जरा याद करो, जमुना और पद्मा किस जगह पे ज्वाइंट टुगेदर होती हैं? मैंने अभी बताया था चांदीपुर में, तब इनका ज्वाइंट फ्लो किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। अक्सर जो मैंने ब्रह्मपुत्र से नोटिस किया है वो यही पूछता है दोस्त कि किस जगह किस नाम से इसको जानते हैं। याद रखना, ब्रह्मपुत्र से जो अक्सर क्वेश्चन आता है वो किस जगह किस नाम से जानते हैं, यही क्वेश्चन आपसे ज्यादा से ज्यादा पूछा है। तो ये पॉइंट अगर याद रखोगे तो ब्रह्मपुत्र का 1 नंबर ले जाओगे, ठीक है ना, ये पॉइंट। अच्छा,
या दक्षिण की ओर कैनियन का निर्माण। आपसे 4 नदी देके कई बार पूछा है। यू शेप, यू टर्न कौन सी नदी लेती है, ठीक है ना। यू टर्न ये ब्रह्मपुत्र नदी भारत में लेती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल हिमालय या लघु हिमालय या मिनी हिमालय। भारत में जब ये एंट्री करती है तो नहीं, देखो अब भारत का मैप अगर आप ऐसे लो इस तरीके से, यहां से निकलती है और भारत में ये बन गया यू अक्षर, ठीक है ना। ये यू अक्षर यहां पे बनता क्यों है, क्योंकि यहां पे मिनी हिमालय पड़ जाता है। तो यू टर्न कौन सी नदी ले रही है आपके, यू टर्न ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन में जरूर याद रखना, ठीक है ना। ये यू टर्न ले रही है, ठीक है ना। और किस कारण लेती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिनी हिमालय। ऐसा आती तो इधर से है, अब ये मिनी हिमालय पड़ जाता है तो इसको काटते हुए ये इधर से यू टर्न लेते हुए निकल आती है, ठीक है ना। हालांकि ये स्ट्रक्चर इसका कुछ मिनी हिमालय का ऐसे रहता है तो वो फिर इसको पार ही नहीं कर पाती है, ठीक है। यह सियांग और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, इतना बात हम लोग को पता है। सहायक नदी में लोहित जरूर याद रखना, सुबनसिरी जरूर याद रखना और मानस जरूर याद रखना। मानस इसकी असम में सहायता करती है, लोहित इसकी अरुणाचल प्रदेश में, सुबनसिरी इसकी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तीस्ता भी आपके अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग भी एक जरूरी है। इतना ये 3-4 इसकी सहायक नदियां हैं। किनारे बसे शहर में आप बस ये 2 याद रखना, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए शहर हैं, ठीक है ना। हाँ, टाइमर क्लोज कर दे यार, सही कह रहे हो, टाइमर क्लोज कर दे रहे हैं। देखो मन लगाना दोस्त, क्योंकि हम जानते हैं ये सब फैक्ट वाली क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इनमें नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी मतलब जिसको आप इंग्लिश में कहते हो रिफ्ट वैली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से होकर बहती है नर्मदा, ठीक है ना। नर्मदा के बारे में जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है नर्मदा, निश्चित पूछता है। नर्मदा नदी इट ऑरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, ये अमरकंटक पर्वत श्रेणी से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इसको हम लोग रेवा नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहते हैं। लाइफलाइन ऑफ एमपी एंड गुजरात हम किसे कहते हैं, नर्मदा को कहते हैं। दोस्तों जो हम लोगों के हिंदू धर्म साहित्य हैं, नर्मदा नदी को ही रेवा कहा जाता है। आप लोग घरों में कथा वगैरह, पूजा वगैरह जब होता है सत्यनारायण भगवान का, तो कहा जाता है इति श्री रेवा खंडे अध्याय समाप्त। वो जो रेवा खंड का अध्याय है, नर्मदा नदी साइड का जो अध्याय है, दैट इज रेवा, ठीक है ना। आज के बाद जरूर याद रखना कि हम लोग नर्मदा को रेवा नदी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। फिनिश पॉइंट मतलब ये समाप्त कहां पे होती है, सर गुजरात के भरूच शहर में अरब सागर में जाकर गिर जाती है। और ये नदी किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का, ठीक है ना। जो भी नदियां ऐसे देखो, ये भारत का हम लोग साउथ इंडिया का पोर्शन बना लेते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है मेरे भाई। और ऊपर इधर जो अरब सागर में गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माहे, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है ना, एस्चुरी का। ये जो आपकी नर्मदा नदी है, ये ईस्ट मतलब आपके पूर्व से निकलकर पश्चिम ऐसे ही ना आ रही है, ये पूर्व से निकलकर ये आपके वेस्ट साइड आकर के गिरती है नर्मदा नदी, ठीक है ना। नर्मदा का विशेष महत्व आपको एमपी और गुजरात में मिलता है। अब देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है। सहायक नदी नर्मदा की नहीं पूछता है, यदि अगर आप अब किस्मत खराब हो यार पूछ दे तो अलग की बात है, इसीलिए मैंने इनको दे दिया कि ट्रिब्यूटरीज इनकी कौन कौन सी है, मैंने दे दिया। लेकिन दोस्त पूछा नहीं है आज तक, मैंने किसी भी पेपर में दोस्त नहीं देखा कि इनकी सहायक नदी। एक आध बार मैंने कहीं दूधी का चर्चा जरूर सुना है, लेकिन आप टाइम मत बर्बाद करिएगा। अच्छा, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर शहर स्थित है, ठीक है ना। होशंगाबाद, महेश्वर, भरूच, ओमकारेश्वर और बड़ोदरा सारे इंपॉर्टेंट सिटी हैं। ऑल इंपॉर्टेंट सिटी नियर नर्मदा, जबलपुर, होशंगाबाद, ये दोनों मध्य प्रदेश के, महेश्वर, भरूच, ओंकारेश्वर, बड़ोदरा, ऑल आर इंपॉर्टेंट। इसी नर्मदा नदी के ऊपर रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट या बरगी प्रोजेक्ट, इसको आप बरगी प्रोजेक्ट भी कहते हो, कई बार पूछा है। तवा प्रोजेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, उसके अलावा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट,
ये जिनको जिनको मैंने रेड किया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट भी पूछ देता है। अब ये तो रटने वाला पोर्शन हो गया। इसी नर्मदा नदी से आप लोग एक बात और जानिए, इस नर्मदा नदी में ही आपके इसके ऊपर एक धुआंधार, ठीक है ना, धुआंधार जल प्रपात पड़ता है, वाटरफॉल पड़ता है। ये जो धुआंधार जल प्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, ठीक है ना, नियाग्रा ऑफ इंडिया, भारत का नियाग्रा भी हम लोग इसको कहते हैं। ये इसी नर्मदा के ऊपर स्थित है। आपको बताएं, नर्मदा नदी के अंदर ही कभी कभी स्टैटिक में पूछ देता है, महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां थी, लाश जलाने के बाद उनकी डेड बॉडी, पार्थिव शरीर की जो अस्थियां थी वो नर्मदा नदी में ही प्रवाहित की गई हैं, ठीक है ना। जबलपुर ला करके, इसी नर्मदा नदी के ऊपर जबलपुर में एक बहुत फेमस पर्यटक स्थल है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट नाम का पर्यटक स्थल इसी नर्मदा के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी? आपको बताएं कि जो ये मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट होता है, इसको नेहरू जी ने, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा था, टेंपल ऑफ इंडिया। अगर एवर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत की मंदिर कहा है, तो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट को न कहा है, ठीक है ना, मंदिर कहा है, टेंपल ऑफ इंडिया। कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली प्रोजेक्ट है? ए ऑप्शन आपके दामोदर वैली घाटी, यहां होगा दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है ना, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। अब ये जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है जरा जानो, इसके अब हम लोग दामोदर वैली के बारे में पढ़ रहे हैं, दामोदर नदी के, चूंकि हमें पढ़ाना था आपको दामोदर रिवर, तो अब हम दामोदर रिवर के बारे में। दामोदर रिवर को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं, फेमस है, सबको याद होगा। इसको हम लोग देवनद भी कहते हैं। ये क्वेश्चन जब पूछा था, विश्वास करना कई लोग आंसर नहीं दे पाए थे। देवनद हम लोग बंगाल का शोक। लेकिन अगर यहीं पे एक चीज आपको और बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछ देगा बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, तब याद रखना, जो जलकुंभी नहीं होती हैं, पानी में ग्रीन ग्रीन लिप्स वाली बहुत सारी, नहीं पूरे नदी को छेक लेती हैं, दैट इज जलकुंभी। बंगाल का आतंक हम लोग किसको कहते हैं? तो जलकुंभी को कहते हैं। इट इज अ प्लांट इन वाटर, जलकुंभी इट इज अ प्लांट इन वाटर, मोस्टली ग्रीन लिप्स, ठीक है ना, सभी की जो ग्रीन पत्तियां होती हैं। अच्छा, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन 6 जुलाई 1948 को अमेरिका की टेनेंसी नदी के तर्ज पर बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा है कि जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट है वो उसकी तुलना या अमेरिका के टेनेंसी रिवर प्रोजेक्ट से भारत के किस प्रोजेक्ट की तुलना की जाती है? तो याद रखना, अमेरिका के टेनेंसी रिवर प्रोजेक्ट से दामोदर वैली की तुलना की जाती है, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा। उसके अलावा दामोदर पर इस परियोजना के अंतर्गत तलैया बांध, पचेत बांध, बोकारो, ये तीन, और मैथन। अक्सर एग्जाम में जो पूछा है तलैया और पचेत पूछा है कि ये दोनों किस नदी पे हैं? दामोदर पे हैं, ठीक है ना। दामोदर की सहायक नदी वराकर अक्सर पूछता है कि दामोदर की सहायक नदी बताइए। इसके किनारे बसे स्थल में दुर्गापुर, जहां पे स्टील प्लांट भी है, झारखंड इसी दामोदर नदी के किनारे है, बंगाल दामोदर, ये सब आपके इसी पे है। कौन कौन सी नदी परियोजना है? दामोदर वैली परियोजना, दुर्गा बैराज परियोजना, पचेत परियोजना, सब दामोदर नदी के ऊपर है। क्लियर रहेगा? अगला देखिए, महानदी किसमें गिरने से पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बहती है? मतलब अब ये डायरेक्ट ऐसा पूछना चाह रहा है कि महानदी कहां गिरती है। महानदी फ्लोज थ्रू छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा बिफोर फॉलिंग इनटू, तो बिफोर फॉलिंग इनटू व्हाट? बिफोर फॉलिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। आप ऐसे मैप बनाइए, उड़ीसा साइड ही है ना आपकी ये महानदी, महानदी जो है उड़ीसा साइड ही है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल ही है ना जिसमें जाकर के ये गिर रही है। तो क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो कितना अलग कर लिया गया है, ठीक है। देखिए, उद्गम सीजी मतलब छत्तीसगढ़, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम सिहवा, सिहवा डिस्ट्रिक्ट रायपुर में पड़ता है, वहां से ये निकलती है, सिहवा डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ में, डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां, इसको हम लोग महाश्वेता के नाम से, अरे यार
मैं बताऊं एक चीज मुझे बहुत अच्छा दिखा, मेरे लैपटॉप के ऊपर वो हम लोग बचपन में नहीं वो फतिंगे उड़ते थे, टिर्रियां उड़ती थी, उनको हम लोग ऐसे पकड़ लेते थे, और तितलियां, एक आकर के मेरे लैपटॉप के ऊपर बैठ गया है। अब मेरा मन हो रहा है मैं इसको पकड़ लूं, क्या करूं, अगर बेचारे का पंख पकड़ूंगा तो कहीं टूट न जाए, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है। इधर मेरे थोड़े पीछे बगीचा टाइप का है, तो वो उड़ते उड़ते आई है और चुपचाप बैठ गई है, मेरा पूरा ध्यान ही भंग कर दी नदी वदी सिस्टम से। छोड़ो इसको, अब मैं क्या छू, ठीक है ना, इंग्लिश लेके हिंदी बोलिए जी, समझ, ठीक है सर जी, आप क्वेश्चन इंग्लिश लेके हिंदी बोलिए, समझ नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है शिवानंद, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है शिवानंद। शिवानंद कह रहे हैं सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोल दीजिए एक बार, ठीक है शिवानंद, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट यार, ठीक है। अच्छा तो हम लोग बात कर रहे थे आपके महानदी की, महानदी आल्सो नोन एज महाश्वेता, ये कई बार पूछा है कि हम महाश्वेता किस नदी को कहते हैं, महानदी को ही। नीलोत्पल हम किस नदी को कहते हैं, महानदी को। चित्रोपल हम किस नदी को कहते हैं, महानदी को। और ये दोनों नीलोत्पल चित्रोत्पल ये यार एग्जाम में पूछा हुआ है, और कई बार मुझे विश्वास है कि आज से पहले तुम लोग को भी नहीं पता था, हाँ 2-4 स्टूडेंट ऑलवेज एक्सक्लूड, लेकिन क्या तुम लोग को पता था कि महानदी को हम लोग कनक नंदिनी, चित्रोत्पला, नीलोत्पला और महाश्वेता कहते हैं, नहीं ना, अब आज से जानना, ठीक है ना। इसकी सहायक नदियां नहीं पूछा है, ठीक है ना। हाँ महानदी के किनारे संबलपुर, कटक, रायपुर, ये जरूर पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस महानदी के ऊपर ये वाला प्रोजेक्ट तो आप लोग मतलब बचपन में रटा दिया जाता है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन, या हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन महानदी। हंसदेव बंगो परियोजना और गंगरेल बांध, गंगरेल बांध रेलवे के एग्जाम में पूछा था किस नदी के ऊपर है, और विश्वास करना कई लोग आंसर नहीं दे पाए थे। मैंने ये जो स्टैटिक जीके का बैच तैयार किया है दोस्त, 10 तरीके के बैचों को देख करके, कि मतलब प्रीवियस ईयर पेपर देख के कि क्या क्या इंफॉर्मेशन मैं इसमें स्टैटिक जीके में डालूंगा कि मेरे दोस्त लोग छोड़ेंगे नहीं इसको, ठीक है ना। इस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, बताओ बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं, सर आसान है सर, गोदावरी को हम लोग बूढ़ी गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की विच रिवर इज कॉल्ड ओल्ड गंगा, तो गोदावरी इज कॉल्ड ओल्ड गंगा, जरा देखते हैं। इट ऑरिजिनेट फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र में देयर इज अ विलेज नेम एज त्रयंबक, महाराष्ट्र में एक विलेज है त्रयंबक नासिक के पास, फ्रॉम देयर इट इज ऑरिजिनेट, ये वहां से निकलती है। इसकी सहायक नदियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछेगा, देख लेना। सहायक नदियां अक्सर प्रवरा, प्राणहिता, वैनगंगा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मानेर और सबरी। अगर ये 4, 4, 8, 2, 10 इसकी सहायक नदियां है ना, कोई भी एनी वन ऑफ देम, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछ देगा, गोदावरी का जरूर याद रखना। इसी गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, और इलाहाबाद जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हो। तो एक बार जानते हो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था कि जो कुंभ मेला है, जो कुंभ मेला है मेरे भाई, वो किस नदी के किनारे लगता है, और ऑप्शन में गोदावरी दे दिया था, ब्रह्मपुत्र दे दिया था, ऐसे वैसे, और एक ऑप्शन दे दिया था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कोई गेस ही नहीं किया कि गोदावरी के किनारे भी कुंभ लगता है। भाई गोदावरी के किनारे तो नासिक है, और नासिक में कुंभ लगता है, तो फिर आंसर करना चाहिए था ना, लेकिन वही है स्टैटिक जीके का पोर्शन वाला ध्यान से देखे नहीं। अच्छा, इस गोदावरी के ऊपर जायकावाड़ी, जायकवाड़ी या जायकावाड़ी, जो भी, पोंचपात, जायकावाड़ी और आपके आर्थर कॉटन बैराज, ये 3 याद रखना, नंबर मिल जाएगा, यही 3 इनमें पूछता है। इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं, सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, नासिक और त्र्यंबकेश्वर, भद्राचलम, राजमुंद्री, ऑल आर इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट हैं। वह कौन कौन से शहर हैं जो आपके इस नदी के, गोदावरी नदी के किनारे बसे हैं, तो भद्राचलम, त्र्यंबकेश्वर, राजमुंदरी और नासिक, जरूर याद रखना। खास करके त्र्यंबकेश्वर और राजमुंदरी लोगों को नहीं ध्यान रहता है, ठीक है ना, याद रखिए। इस लेक्चर को आपको दोबारा लेना पड़ेगा जब रिकॉर्डेड हो जाएगा तो, ठीक है ना। ये से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी आपकी गोदावरी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के हिल स्टेशन महाबालेश्वर से निकलती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम महाबालेश्वर अ हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र? बताइएगा, महाबालेश्वर अ हिल स्टेशन, सर वो नदी है आपके कृष्णा, ठीक है ना, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में देखेंगे, ऑरिजिनेट थ्रू महाबलेश्वर, महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा वेणी, इसको अन्य नाम एक और है कृष्णा वेणी, अदर नेम इज कृष्णा वेणी। इसकी ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में जरूर पूछेगा। कृष्णा का, गोदावरी का, निश्चित कुछ रटना चाहे मत रटना, कृष्णा और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, हेल्पिंग रिवर, सहायक नदी रट लेना। उसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूं, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी, घाट प्रभा, भीमा, ये चार आपको याद, और माल प्रभा। अगर पूरा न याद कर सकना तो कोयना, तुंगभद्रा, माल प्रभा, घाट प्रभा, मूसी और भीमा, इतना जरूर याद रखना, ठीक है ना। कभी कभी आपसे पूछेगा कृष्णा नदी के किनारे ये पर्यटक स्थल है, अमरावती, विजयवाड़ा, ये और ये शहर भी हैं जो इसी नदी के किनारे भी बसे हैं। इन क्वेश्चन को घुमा करके भी पूछ देगा कि श्रीशैलम शहर किस नदी के किनारे है, अमरावती किसके किनारे है, विजयवाड़ा किसके किनारे है, सब कृष्णा नदी के किनारे हैं। यहां आगे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर कौन कौन प्रोजेक्ट है, श्रीशैलम प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, अलमाटी डैम प्रोजेक्ट, तुंगभद्रा और कोयना, ऑल आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। कृष्णा नदी के ऊपर 20 प्रोजेक्ट है इस नदी पे, लेकिन मैंने ये 5-6 लिखे हैं क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। आप लोग भी यार कभी प्रीवियस ईयर पेपर देखते होगे, कभी एग्जाम एनालिसिस देखते होगे, तो आपको भी पता होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड का भी कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के हिल स्टेशन, अरे ये तो हम लोग कर चुके ना, तो ये हम लोग कर चुके हैं, वो क्वेश्चन कॉपी हो गया, ठीक है। इसको किनारे कर दो, एक्चुअली ये क्वेश्चन नल एंड वाइड कर दो, ठीक है ना। ये मुझसे मिस्टेक हो गया है, हमें आपको कावेरी नदी पढ़ाना है, ठीक है ना। इसके लिए मुझे क्षमा करिएगा, मुझे आपको कावेरी नदी पढ़ाना है। यहाँ पे कावेरी, जरा देखिए, कावेरी, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कुर्ग में भी ब्रह्मागिरी माउंटेन है, कर्नाटक के कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के ब्रह्मागिरी माउंटेन रेंज से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है ना। गोदावरी और कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है कावेरी, ठीक है। इसको हम लोग कावेरी अम्मा के रूप में भी कहते हैं। इसकी सहायक नदी हेमवती और अमरावती है, हेमवती और अमरावती, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कावेरी से, ठीक है ना। और याद रखना एक बात, ये दक्षिण भारत का उद्यान कहा जाता है। कावेरी नदी के किनारे, देखो ये बात समझो, कावेरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक जगह है कुड्डालोर, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये कई वितरकाओं में या कई पार्ट में ये टूट जाती है, और उन्हें दक्षिण भारत का हम गार्डन कहते हैं, ठीक है ना। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत के धान का कटोरा, जो कावेरी का फ्लो एरिया है, कावेरी का जो फ्लो एरिया है उसे हम राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं। जरूर याद रखना कि फ्लो एरिया, कावेरी जहां जहां से बहती है उसे हम राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, ठीक है ना। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, ठीक है ना, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और किसके बीच में है, तमिलनाडु के बीच में है। इसका पहला समझौता 1892 में हुआ था, दूसरा 1974 में हुआ और फिर समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। कावेरी जल अक्सर पूछता है, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। उसके अलावा 16 अभी एक कावेरी के किनारे बसे हुए शहर श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली निश्चित पहुंचता है, ठीक है ना। निश्चित पूछता है कि श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली किस शहर नदी के किनारे हैं, कावेरी। मेटूर परियोजना, मेटूर प्रोजेक्ट कावेरी नदी पे है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज दुनिया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे नोटेबल फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड रिवर। कुछ ऐसे ये जनरल फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा, नोटेबल फैक्ट्स हैं, ठीक है ना। देखो एक लेक्चर लेने में कितना टाइम लगता है, समझ रहे हो ना। ऐसे कुछ लेक्चर होंगे जो आधे पौन घंटे में भी खत्म होंगे, कुछ ऐसे लेक्चर होंगे जो लंबा चलेंगे, और जो धैर्य रख लेगा 10 दिन 10 घंटे, देख लेना उसका कुछ ना कुछ सुधर जाएगा, वो अच्छा कर लेगा। आज रिवर का टॉपिक है, कल कॉन्टिनेंट का टॉपिक रहेगा, स्पोर्ट्स का रहेगा, आर्ट एंड कल्चर का रहेगा, आप देखिएगा मजा आएगा, ठीक है ना। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, 11 देशों में बहती है। इसका उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है और ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका की अमेजन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है।
देखो लंबी यदि पूछे, लॉन्गेस्ट यदि पूछेगा तब आपका आंसर होगा नील नदी। लेकिन अगर सबसे चौड़ी नदी अगर पूछेगा तो आंसर होगा वाइडेस्ट रिवर कौन है, तो अमेजन होगा। कांगो रिवर ऑफ अफ्रीका, द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कांगो नदी है दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। तो सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, सबसे गहरी नदी, तीन अलग अलग हो गई, ठीक है ना। सबसे लंबी आपकी नील हो गई, सबसे चौड़ी आपकी अमेजन हो गई, सबसे गहरी या डीपेस्ट आपकी कौन सी हो गई, कांगो रिवर हो गई, ठीक है ना। रियो निग्रो अमेजन की सहायक नदी दुनिया की सबसे बड़ी काले पानी की नदी है, ब्लैक वाटर रिवर। अब देखो ये फैक्ट पता था कि जो रिवर निग्रो है, रियो निग्रो जो नदी है दोस्त, वो अमेजन की एक सहायक नदी है और ये दुनिया की सबसे बड़े काले पानी की नदी है। अगर आपसे कभी पूछे कि काले पानी की सबसे बड़ी नदी, तो रियो निग्रो, ठीक है ना। कैनो क्रिस्टल नदी जो कि पड़ती है कोलंबिया में, 5 रंगों की नदी या रेनबो रिवर के रूप में भी जानी जाती है और यह दुनिया की सबसे खूबसूरत नदियों में से एक है। तो आपसे पूछ सकता है कि 5 रंगों वाली नदी कहां पाई जाती है और उसका नाम क्या है, ठीक है ना। कई बार पूछा भी है इधर उधर के एग्जामों में, कैनो क्रिस्टल रिवर जो कि 5 रंगों की नदी है, 5 अलग, लाल भी इसका पानी है, काला भी है, नीला भी है, हरा भी है और वाटर कलर ब्लू तो है ही है, ठीक है ना। ये रिवर आपके कहा, उसका नाम है कैनो क्रिस्टल रिवर या रेनबो रिवर भी कहते हैं। अमेजन नदी जल मात्रा के हिसाब से धरती की सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज्यादा किस नदी में पानी है, तो अमेजन में। भारत की सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड रिवर ये है आपकी शरावती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, काली रिवर शारदा को कहते हैं, बिहार का शोक कोसी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर को, असम का शोक ब्रह्मपुत्र को, भारत का शोक कर्मनाशा को, ये पॉइंट, उड़ीसा का शोक महानदी को, मेकांग नदी को कंबोडिया का शोक, पीली येलो रिवर को चीन का शोक और इरावदी नदी को म्यांमार का शोक। याद रहेगा सभी को, म्यांमार का शोक। अच्छा, यही नहीं मेरे भाई, यदि आप रिवर सिस्टम में ये क्या हो रहा है भाई, कीप करना, एक सेकेंड, ठीक है ना। यदि आप रिवर सिस्टम में जाएं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें रहेंगी आपको, ठीक है ना। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है ना कि स्क्रीन गायब हो गया है, बताइएगा। स्क्रीन गायब हो गया है तो मैं एक बार फिर से शेयर कर दूं यार। आ गई स्क्रीन सभी के लिए, बताइएगा जरा मुझे, फिर से स्क्रीन आ गई, दिख रहा है, ठीक है ना, विजिबल सर। अच्छा सर, आई वांट पीडीएफ ऑन दिस क्लास। यार अंकिता जी, आपको पीडीएफ वूडीएफ सब मिल जाएगी, इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दी जाती हैं, ठीक है ना। ये सब पीडीएफ तो नहीं, पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर ही आपको ये मिल जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है ना। सर स्टैटिक जीके, अभी अमित घबराओ मत, ये सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और अभी तो आज रिवर पढ़े हो, कल कॉन्टिनेंट के बारे में आपको बताऊंगा। सोनू कह रहे हैं सर डेल्टा क्या होता है। डेल्टा मेरे दोस्त, जैसे एक विस्तृत मैदानी भाग से ढलान के रूप में चौड़ाई में जो पानी गिरता है, दैट इज डेल्टा। मोटे शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है ना, मोटे शब्दों में बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज मुझे आपको और बताना है, और एश्चुरी मतलब पुरुषोत्तम होता है, जैसे कि मैं ऐसे बता दे रहा हूं, रुको रुको रुको, मैं मैप पे बता दे रहा हूं एश्चुरी और डेल्टा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड पुरुषोत्तम, पेन कहां है भाई, देखो ये पेन सेलेक्ट कर लूं जरा। ये भारत का मैप ले लो, दक्षिण भारत का, ठीक है ना। तो इधर गोदावरी गिर रही है, कृष्णा गिर रही है, कावेरी, ये सब मैदानी भाग है ना, और ढलान नुमा है, यहां धान की खेती होती है ना, जबकि तो ये यहां से निकली और मैदानी भाग से होकर के ढलान नुमा क्षेत्र में आके बड़े एरिया में गिर रही है, तो ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। लेकिन दोस्त, अगर हम लोग आ जाए आपके इस तरीके से, ये गुजरात वाला साइड, नर्मदा यहां से निकलती है, ताप्ती निकलती, ये नर्मदा और ताप्ती एमपी से होते हुए, गुजरात से होते हुए, एमपी और गुजरात बड़े पथरीले हैं, पहाड़ वहाड़, नेशनल पार्क बहुत है, पथरीले कंकड़ीले रास्ते से होकर ऊंचाई से गिरने वाली नदी, ये सीधे ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है ना, अरब सागर में। तो जो कंकरीले पथरीले रास्ते से होकर ऊंचाई से गिरने वाली नदी को जो झरना जैसा शेप बना के गिर रही है ऊंचाई से,
उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्चुरी का निर्माण कर रही हैं। ये सबसे गांव की भाषा में, देहाती और लोकल भाषा में आपको मैंने बताया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। ये चीज, अच्छा मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाह रहा हूं कि वर्ल्ड रिवर से दोस्तों आपसे वो जरूर पूछ देता है क्या कि कौन सी नदी किसके किनारे बसी हुई है, ठीक है ना, कौन सी नदी किसके किनारे बसी हुई है, वो वर्ल्ड रिवर में 2-4 फेमस जलप्रपात हैं जो कि आपसे बात कर लेता है कि ये जलप्रपात का नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब यहां पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपसे अब ये रिवर सिस्टम से, क्योंकि देखो ऐसे अगर हम लोग ये पढ़ें कि भाई आप जानते हो ना कि ये बहुत बड़ा क्या है आपके सेक्टर है, लेकिन मैं आपको कुछ और जलप्रपात बता देना चाह रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिनको जिनको मैं लिख दे रहा हूं। एक तुम लोग जोग जरूर याद रखना, जिसको आप लोग गरसोपा भी कहते हो, ठीक है ना, जोग आल्सो नोन एज वाटरफॉल, मैं पढ़ा रहा हूं, वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, ठीक है ना, जलप्रपात, जोग या गरसोपा, या इसको हम लोग महात्मा गांधी, ठीक है ना, महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी प्रपात भी कहते हैं, ठीक है ना। ये किस नदी पर है, याद रखिएगा, शरावती नदी पर। यही जो पूछता है वो जरूरी चीज आपको बता दे रहा हूं। उसके अलावा एक जरूरी है मेरे दोस्त, शिव समुद्रम, ठीक है ना, शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये किस ये भारत का वॉल्यूम की दृष्टिकोण से, वॉल्यूम या जिसको आप कहते हो आयतन, आयतन की दृष्टिकोण से शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे जो पड़ता है वो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, जल आयतन के रूप में शिव समुद्रम वाटर फॉल जो है वो सबसे बड़ा जलप्रपात है और कावेरी नदी पे पड़ता है। उसके अलावा 2-3 और जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देना चाहूंगा। एक मेरे भाई आपसे पूछता है चूलिया, चूलिया जलप्रपात कहां पड़ता है, चंबल नदी पर, ठीक है ना, चंबल नदी पर पड़ता है। एक आपसे पूछता है हुंडरू, ठीक है ना, हुंडरू वाटरफॉल जल प्रपात, यह कहां पड़ता है, झारखंड में रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है ना, स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है, ये स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है झारखंड के रांची में। उसके अलावा एक आपका पूछता रहता है कपिल धारा, ठीक है ना, कपिल धारा जलप्रपात, कपिल धारा, ये आपके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी के ऊपर पड़ता है, ठीक है ना। उसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं है। हाँ, एक बहुत है होंजे, ठीक है ना, क्या नाम है, होज्जे नक्कल, होज्जे नक्कल जलप्रपात, होज्जे नक्कल जलप्रपात तमिलनाडु में स्थित है कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है ना, कावेरी नदी के ऊपर। उसके अलावा एक और नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है, लिंग सियांग, लिंग सियांग जलप्रपात, लिंग सियांग जलप्रपात, लिंग सियांग जलप्रपात किन्सी नदी पड़ती है एक, ठीक है ना, किन्सी नदी, किन्सी नदी जो पड़ती है मेघालय में, ये मेघालय में स्थित है आपके लिंग सियांग जलप्रपात, लिंग सियांग वाटरफॉल सिचुएटेड ऑन किन्सी रिवर एट मेघालय, ठीक है ना। ये 5-7 जलप्रपात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक पूछता है कि किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, नियाग्रा ऑफ इंडिया, विच वाटरफॉल नोन एज द नियाग्रा ऑफ इंडिया, किस वाटरफॉल को कहा जाता है, तो याद रखना चित्रकूट, ठीक है ना, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट वाटरफॉल विच इज सिचुएटेड ऑन इंद्रावती रिवर, दैट इज आल्सो नोन एज नियाग्रा ऑफ इंडिया। कौन सा जलप्रपात नियाग्रा कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जलप्रपात के टर्म में ये बता रहा हूं, ठीक है ना, तो ये चीज। उसके अलावा एक और जरूरी है जिसको हम लोग कहते हैं कूची कला, ठीक है ना, कूची कला, कूची कला वाटरफॉल, कूची कला वाटरफॉल, ये कहां पड़ता है, तो सर ये कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शिमोगा, ठीक है ना, कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात या झरना है, ठीक है ना, भारत का सबसे ऊंचाई से। इस तरीके के थोड़े क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे, तब जाकर के क्या होगा कि कुछ मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इतने देर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये हटा ले रहा हूं, साउंड नहीं आ रहा है क्या, ठीक है ना, बताइए साउंड आ रहा है ना सभी को, आवाज में कोई दिक्कत मेरे दोस्त,
आ रही है, सिद्धार्थ ने लिखा आ रही है। अब यार एक चीज है, वो नहीं, पेरिस, लंदन, ये सब किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, वो एक बार देख लीजिएगा। आज रिवर सिस्टम से ईमानदारी से बताओ कुछ नया मिला कि नहीं, बहुत कुछ कवर हुआ कि नहीं, ठीक है ना। मानसी लिख रही, थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। दोस्त एक बार जान लेना कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कल आप मेरे साथ कौन भाई, मजबूरी मेरी समझ रहे हो ना, स्टैटिक जीके कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन इसको पढ़ने से नंबर जरूर मिलता है, और वो हर चीज जिसमें मन नहीं लगता है वो अच्छी चीज होती है, तो उसमें मन ही नहीं लगता है, यही कुछ है दोस्त, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच यार, अगर अच्छा लगा होगा तो फीडबैक जरूर के दे के आना, ठीक है ना, फीडबैक। और 1 घंटे की क्लास को आज देखो 1 घंटे 20 मिनट तक चली, कभी कोई क्लास ऐसी भी होगी मेरे भाई जो आधे पौन घंटे भी चलेगी, तो डिपेंड अपॉन टॉपिक, डिपेंड अपॉन टॉपिक रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया होगा, और थैंक यू सर, बहुत कुछ न्यू सीखा, ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच यार। मैंने अपना दोस्त ना आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूं यार, आपसे शायद 2-4 साल एज में बड़ा होऊंगा, लेकिन बहुत एफर्ट पुट करता हूं कि मैं आपका 200-300 रुपया अगर लगा है माँ बाप की मेहनत का, तो मैं कुछ इसके लिए अच्छा दूं, ठीक है ना। और आप कोई भी एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम दो, ये स्टैटिक जी के काम आएगा, ठीक है ना। हाँ एक काम दे के जा रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है रंजीत, एक काम दे के जा रहा हूं, वो विश्व वाले 5-6 नहीं है कि पेरिस किस नदी के किनारे है, लंदन किस नदी के किनारे है, वो वाला जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। वो बहुत आसान सा है यार, वो लूसेंट में भी मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब लगातार 1 घंटे 20 मिनट से बोलते बोलते थक गया हूं, तो मैं जा रहा हूं, शाम को 7 बजे मिलेंगे हम लोग, ठीक है ना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।